हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज dissolved in a given volume of solvent at a definite temperature and pressure। ठीक है, तो क्या है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मीन सॉल्यूट, maximum amount of solute, maximum amount of solute that is dissolved in a given volume of solvent। फॉर एग्जांपल, जो सॉल्युबिलिटी मेजर करते हैं वो हम हमेशा 100 ml या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी क्या है, जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए अगर आपका सॉल्यूट है तो अगर आप 100 ml वाटर में या 100 ml क्या कर सकते हैं, 200 ग्राम बोल सकते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, 200 ग्राम पर 100 ml। सेम अगर मान लीजिए शुगर है, आप उसको 170 ग्राम बोल सकते हैं, तो 170 ग्राम पर 100 ml। अब यहाँ पे दो चीजें और है, डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जनरली सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, आपका रूम टेम्परेचर पे 200 ग्राम घुल रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ा ज्यादा घुल जाए। ठीक है, फिर प्रेशर पे डिक्रीज होती है, कुछ कुछ जो सॉलिड्स होते हैं उनकी, और गैसेस की जो है वो इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ सोल्यूशन फॉर्म, विलयन बनता कैसे है, तो उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी आपकी पता चलेगी कि सॉल्युबल रहेगा नहीं सॉल्युबल रहेगा, सेचुरेशन कब होगा। तो पहले देखते हैं विलयन बनता कैसे। विलयन जब बनेगा, क्योंकि बनेगा तभी सॉल्युबिलिटी चेक हो पाएगी, जब तक विलयन बनेगा नहीं तो सॉल्युबिलिटी चेक नहीं हो पाएगी। तो विलयन बनता कैसे है? विलयन जैसे आप कोई सॉल्यूट आप डालते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, जब आप आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे केवल एक तो टू सॉल्यूशंस की, यहाँ पे कोलाइडल और सस्पेंशंस की बात नहीं करेंगे, टू सॉल्यूशंस की। और दूसरा इसमें केवल बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यही है आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब ओनली वन सॉल्वेंट और वन सॉल्यूट। क्योंकि हमने पीछे देखा था कि जो आपका सोल्यूशन हो सकता है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसमें, जैसे आपका वायरस है, उसमें बहुत सारी चीजें, साल्ट है, शुगर है और नींबू वगैरह सब कुछ रहता है उसमें। तो लेकिन हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लिक्विड सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये लिक्विड सोल्यूशन, तो हम इसकी बात करेंगे। तो मान लीजिए कोई जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट आप डालते हैं इसमें किसी सॉल्वेंट में। मान लीजिए यहाँ पे आप पानी है आपका, इसमें भरा हुआ एक बीकर में आप लेते हैं, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है आपका, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपके यहाँ पे। इसमें आप कोई भी सॉल्यूट डालते हैं, मान लीजिए साल्ट डालते हैं, तो अभी जब साल्ट डालेंगे क्योंकि वो सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोजन बॉन्ड से पास पास में। होगा क्या, जब ये मॉलिक्यूल आएगा तो कोलिजन होगा, कोलिजन से जो एनर्जी मिलेगी उनको, वो क्या करेगी, वो जो सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्ड है
और सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड है, उसको ब्रेक होगा। क्या होगा? जो सॉल्यूट 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 जो बॉन्ड है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड है, कहने का मतलब जो आपका शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, वो क्या होगा? ब्रेक होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा। तो क्या होगा? ये दूर दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल। अगले स्टेप में क्या हो जाएंगे? थोड़ा मॉलिक्यूल्स दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे और वाटर के साथ भी जो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे? वो भी दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा? ये एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये अच्छे से मिल जाएंगे हर जगह पे, वाटर मॉलिक्यूल और उसके बीच बीच में आपका जो शुगर मॉलिक्यूल है। तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। कुछ कुछ तो तुरंत ही जो मॉलिक्यूल ब्रेकिंग और डायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन मोस्टली यही होगा कि धीरे धीरे, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो है आपका सोल्यूशन बन जाएगा। इसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं? स्पीड अप कैसे कर सकते हैं? बाहर से एनर्जी दीजिए, क्योंकि वो जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा वो एनर्जी चाहिए होगी उसको। तो जल्दी थोड़ा हीट कर दीजिए तो जल्दी घुलने लगता है, क्योंकि एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मिल जाती है। या फिर उसको आप स्टिर करेंगे, भिगोएंगे किसी चीज से, तो भी उसको एनर्जी मिल जाएगी। तो उसको क्या होगा? जल्दी ब्रेक होगा तो सोल्यूशन आपका जल्दी बन जाता है। इसलिए आपका भिगोने पे सोल्यूशन जल्दी बन जाता है। या फिर आप देखिए, जैसे कलर सोल्यूशन है आपके, पोटेशियम डाइक्रोमेट आप डाल दीजिए ऑरेंज कलर, तो आप किसी बीकर में डाल दीजिए, वो आप रख दीजिए कुछ देर तक, मतलब कुछ घंटों तक हो सकता है रखना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। तो क्या होगा? धीरे धीरे वो घुल ही जाएगा। ठीक है, घुल जाएगा तो क्या होगा? सोल्यूशन अपने आप बन जाएगा। लेकिन क्या होगा? उसमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें केवल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी है नहीं। तो बॉन्ड ब्रेक होने में और बॉन्ड बनने में टाइम लगता है। तो इस प्रकार से सोल्यूशन बनते हैं। कैसे? कि सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्ड ब्रेक होते हैं सबसे पहले, सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। उसके बाद आपका क्या होगा? और उसके बाद सॉल्वेंट और सॉल्यूट बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा आपका? सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्ड ब्रेक हुआ आपका, सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और सॉल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड बना। तो ये तीन चीजें हैं। तब इसमें क्या होता है? इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। जो एनर्जी आपको मिलेगी, या तो जो कोलिजन से विपरीत मॉलिक्यूल उससे, या फिर आप एक्सटर्नल जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। आपका ये जो बनेगा जनरली, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है जनरली। तो अगर ये जो एनर्जी कंज्यूम है, ये अगर ज्यादा है, किससे? एनर्जी रिलीज होने से, तो क्या होगा? वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक है, तो वो सोल्यूशन बनने पे ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो आपकी ज्यादा है, तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक सोल्यूशन बनता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ कुछ होते हैं एंडोथर्मिक, और दोनों का यूज है वो हम बाद में भी बात करते हैं। तो ये तो हुआ आपका जो सोल्यूशन बनने का प्रोसेस है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व है, तो टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होगा, तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट अभी हम स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक और थियरी है कि जैसे आप पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, हम लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो पोलर में पोलर घुलता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलता है, ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें जब भी आप कोई पोलर मॉलिक्यूल डालते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड डालते हैं, तो क्या होगा? जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? जो सोडियम आयन होगा और क्लोराइड आयन होगा, जो NaCl है, मान लीजिए, जो पानी में डालते ही क्या हो जाता है? Na प्लस और Cl माइनस, मतलब डिसोसिएशन हो जाता है उसका। तो डिसोसिएशन क्यों हो जाता है? क्योंकि वही बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर मॉलिक्यूल हो जाएगा और डिसोसिएशन हो जाएगा, तो वो घुल जाते हैं। और आपके जो नॉन पोलर होते हैं, वो क्योंकि इसमें डिसोसिएट नहीं हो पाते, जैसे आप ऑयल को मिक्स करें आप पानी में, तो वो नहीं होगा जनरली। तो क्या होगा? उसमें क्योंकि डिसोसिएशन हो नहीं पाता है, तो हम ये कैसे पता करें कि कौन सा किसमें घुलेगा किसमें नहीं घुलेगा?
ये कैसे पता करें कि कौन सा घुलेगा कौन सा नहीं घुलेगा? तो आप देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, तो देखेंगे बॉन्ड कौन सा किसमें बना हुआ है। ठीक है, बॉन्ड कैसे बना हुआ है आपका? जैसे मान लीजिए आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल देखेंगे तो उसमें क्या होता है आपका, मान लीजिए जो आपका पीरियड है, पीरियाडिक टेबल है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है आपका लिथियम है, क्योंकि हम यहाँ पे नोबल गैसेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो रिएक्टिव स्पीसीज है। लिथियम है, लिथियम के बाद क्या है आपका बेरिलियम है, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन है, और फिर यहाँ पे सोडियम, बेरिलियम के बाद आपका होता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, दूर लिखते हैं, यहाँ पे होता है आपका सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, और उसके बाद आपका होता है और इसमें भी देख लेते हैं क्लोरीन के बाद यहाँ पे आपका ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो जनरली क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, पीरियड में इधर मूव करने पे क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं हमेशा। जैसे आप इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नंबर बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर जो है निगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इधर जैसे जाएंगे नीचे ग्रुप में तो घटती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन का आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है आपकी 2.1 है, लिथियम की कितनी है 1.0 है, बेरिलियम की कितनी है 1.5 है, आपकी बोरान की कितनी है 2.0 है, आपका कार्बन 2.5 है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन की 3.0 है, फिर ऑक्सीजन की 3.5 है, क्लोरीन की 4.0 है। तो देख रहे हैं इधर से इधर को हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। सेम सोडियम की कितनी है 0.9, मैग्नीशियम की 1.2, एल्युमिनियम की आपकी 1.5, सिलिकॉन की 1.8, आपकी फास्फोरस की होती है 2.1, सल्फर की आपकी 2.5, और क्लोरीन की आपकी है 3.0, ब्रोमीन की कितनी होती है 2.8, और आयोडीन की 2.5। तो इससे हम फ्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या बनेगा, पोलर बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा या नॉन पोलर बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए, जैसे आप अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दो मॉलिक्यूल्स हो या दो एटम्स के बीच में, अगर वो 1.8 से ज्यादा है, 1.8 से ज्यादा है तो क्या बनेगा आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर 1.8 और 0.4 के बीच में है, 0.4 या 1.8 के बीच में है तो आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर आपका 0.4 से नीचे है तो फिर आपका नॉन पोलर कोवैलेंट। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपका तीन चीजें हैं, एक तो आपका ये मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 0.4, 1.8, 1.8, तीन चीजें बताएंगे ये है। अगर आपका इसके बीच में है तो क्या बनेगा पोलर कोवैलेंट। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इससे कम है तो नॉन पोलर कोवैलेंट। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका आयनिक। तो ये इस तरह से हम ये डिफाइन करते हैं, दो ये हमारा है नहीं, केवल हम बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये ऐसे बनता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल देखेंगे आप लोग तो, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना है जो कि मोस्टली कार्बनिक कंपाउंड्स में होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, तो कितना डिफरेंस है 0.4 का। तो हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड बनेगा
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मान लीजिए आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ना, सीओ बॉन्ड बनना है। सीओ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन की कितनी है 3.5, कार्बन की कितनी है 2.5, तो जो डिफरेंस है वो कितना है 1.0 का। तो क्योंकि ये 0.4 से ज्यादा है और 1.8 से कम है, तो क्या बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और आयनिक कब बनेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम और क्लोराइड के बीच में NaCl जो बॉन्ड बनता है, Cl की कितनी है 3.0 और सोडियम की कितनी है 0.9, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 2.1 का। तो ये क्या बनेगा, क्योंकि 1.8 से ज्यादा है तो फिर क्या बनेगा, इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप से बॉन्ड बनते हैं हमारे। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तब बॉन्ड कैसे बनते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ये जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्ड को कैसे डायरेक्ट करती है। जितना ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मतलब आयनिक या पोलर या नॉन पोलर। तो जैसे जो कंपाउंड है, जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है उसमें घुलेंगे, जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलेंगे, जैसे हेक्सेन हो गया, आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली जो आयनिक सोल्यूट्स हैं, ठीक है, वो या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो सोल्यूट्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं, दे आर soluble in water, and the most of the organic compounds which are non-polar, there is non-polar covalent bond, they do not dissolve in water। वो क्या होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, वो किस में घुलते हैं, जो आपके कार्बनिक जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें, जैसे हेक्सेन हुआ या बेंजीन हुआ, उसमें घुलते हैं। तो फिर वही बात एनर्जी वाली, तो एनर्जी कैसे, तो जब आपका बॉन्ड है वो क्या होगा, पानी में डालेंगे बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है, तो अगर मान लीजिए आपका आयनिक कंपाउंड है, मान लीजिए आपका आयनिक है सोल्यूट, जैसे सोडियम क्लोराइड है, आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ जाएगा आपका डिसोसिएशन हो जाता है, इसमें आयन, तो डिसोसिएशन हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, जो डिसोसिएट हो जाते हैं, जो आयन सेपरेट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जब आप कोई मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट में आप घुलते हैं या जब सोल्यूशन बनता है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है सोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बीकर में आप पानी लीजिए, तो आप अगर डिस्टिल वाटर लेंगे, ठीक है, डिस्टिल वाटर में आप एक दो तार डालिए किधर किधर, तो दोनों तार में अगर यहाँ से बिजली जा रही है और इधर, तो वो पार नहीं होगी, वो आपका वहां पे कोई कंडक्शन नहीं बनेगा। लेकिन आप जैसे उसमें नमक घोल देंगे तो क्या होगा, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होने लगेगी, मतलब दोनों तार आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, तब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। तो ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि बैटरी वगैरह से करें, नहीं तो 440 वाला मत लगा दीजिएगा, तो आप देखेंगे तो बल्ब जल जाता है। ठीक, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो वीक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मतलब थोड़ा सा डिसोसिएशन होता है, जैसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड हुआ, तो क्योंकि उसमें क्लोरीन आयन और अमोनियम आयन बन जाते हैं, तो जैसे डिसोसिएशन कम होता है तो फिर वो कम बिजली पास होगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जनरली क्या होता है, बहुत सारे आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि वो डिसोसिएशन नहीं हो पाता उनका आयन से। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए होती है उसको डिसोसिएशन के लिए, वो जो इतने और इतने स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, वो जो पार्शियल एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो पार्शियल चार्जेस होते हैं, उससे वो ओवरकम नहीं हो पाता, तो वो घुलते नहीं है। तो आइए ये टेबल देखते हैं। इसमें ये देखते हैं कि कौन-सा कैसे घुलता है, और जनरल रूल समझिए सॉल्युबिलिटी का। तो इसमें क्या है, जो सारे कॉमन साल्ट्स हैं ग्रुप 1A के, जैसे सोडियम और पोटेशियम और लिथियम वगैरह के, या अमोनियम का सॉल्ट है, वो जनरली सॉल्युबल होता है। जो सारे सॉल्ट जनरली जो एसीटेट वाले सॉल्ट होते हैं, ठीक है, एसीटेट आयन वाले सॉल्ट होते हैं, वो भी घुलते हैं, नाइट्रेट वाले घुलते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड बन जाता है, वो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अगेन जो आपके फ्लोराइड्स जो होती हैं, फ्लोराइड्स वो भी जनरली सॉल्युबल होती हैं, एक्सेप्ट सिल्वर, मरकरी और लेड के। और जितने भी सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन जिसमें होगा वो भी जनरली सॉल्युबल होगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बेरियम है, स्ट्रोंसियम है, लेड है, कैल्शियम है, सिल्वर है, मरकरी है, इन सबका सल्फेट होता नहीं है सॉल्युबल। और ये सॉल्युबल अनसॉल्युबल इनसॉल्युबल क्या होता है, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे उसमें बहुत सारा आपका जो प्रेसिपिटेशन होता है, जैसे
और तो जैसे ग्रुप 3 का करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका सॉल्युबल नहीं है, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक वैसे सेम कैल्शियम बेरियम का करेंगे ग्रुप 5 में तो क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी इससे फ़र्क पड़ता है कि एनालिसिस में हम कैसे करेंगे, अदरवाइज़ वो सॉल्यूशन है तो आप देख नहीं पाएँगे इसमें कैल्शियम है या नहीं है। ठीक है? और उसमें भी जो ऊपर का पहला रूल है, जैसे आपका ग्रुप 1 ए में उसमें भी कुछ-कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपका कार्बोनेट नहीं घुलता है, हाइड्रोक्साइड जैसा मैंने बताया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं घुलता है। ऑक्साइड्स बहुत सारे नहीं घुलते हैं, जैसे आपकी आयरन की ऑक्साइड्स हैं, आपके फास्फेट्स नहीं घुलते हैं, फॉस्फेट्स भी नहीं घुलते हैं। तो इसलिए देखिए हड्डी होती है हमारे शरीर में, तो फॉस्फेट होती है, अदरवाइज़ वो अगर घुलने लगे पानी में तो फिर क्या होगा या जहाँ तक घुलने लगे या कार्बोनेट घुलने लगे तो फिर क्या होगा, ये सब सॉलिड स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी नेचर में। इसलिए बहुत सारे आपके फास्फेट्स और कार्बोनेट्स ये सब कैल्शियम कार्बोनेट जैसे सेल होता है, जैसे आपका मोलस्क में होता है सेल, तो वो सब सॉल्युबल नहीं होता है। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है, फिर से वहीं से आते हैं। जैसे मान लीजिए आप, अब हम बात करते हैं उसकी, यहाँ पे तो डिसोसिएशन हो जाता है। जैसे जैसे सॉल्यूशन बन जाएगा पूरा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो होमोजेनस मिक्सचर है वो बन जाएगा। वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सॉल्वेशन। और अगर क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, जब बन जाता है तो सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। और अगर जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। अगर सॉल्वेंट आपका वाटर है तो फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। तो फिर हम उसको हाइड्रेशन टर्म यूज करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल सोल्यूशन है, वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूशन बनता है, तो फिर उसको हम सॉल्वेशन मिलते हैं। जब पूरा सोल्यूट मिल जाता है इसमें सॉल्वेंट में, तो प्रोसेस क्या है आपकी, सॉल्वेशन। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट आपका अगर वाटर है या पानी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो जैसे आप देखते हैं कि जो पोलर या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वाले हैं, जैसे आपका इथाइल अल्कोहल है, जो आपका इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, जब आप इसको डालेंगे वाटर में, पानी में डालेंगे तो क्या होता है, आप बीकर में डालिए तो देखेंगे तो क्या होगा। जैसे आप डालेंगे इसको बीकर में, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ पर, तो आप जैसे इसमें इथाइल अल्कोहल डालते हैं तो क्या होता है, कुछ इथाइल अल्कोहल पानी में जाएगा, कुछ पानी इथाइल अल्कोहल में जाएगा। तो दोनों जैसे डालेंगे आप देखिए, कोई भी मतलब पानी डालिए तो क्या होगा, मिक्स होगा। तो दोनों मिक्स होना तो शुरू हो जाएगा, तो क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका वाटर का जो क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो क्या होगा, ब्रेक होना शुरू होता है इसका। क्योंकि मैंने बोला कि दोनों इंटरेक्शन से ब्रेक होने शुरू होंगे कोलिजन से, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अब क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो उसको कंपनसेशन भी चाहिए। कंपनसेशन चाहिए तो कैसे कंपनसेट होगा, क्योंकि एथाइल अल्कोहल भी क्या होता है, उसमें भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो होगा, वो भी ब्रेक होगा। क्योंकि वो भी ब्रेक हो रहा है तो उसको भी कंपनसेशन चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। फिर वो कंपनसेशन का लेवल इतना आ जाएगा कि वो जो बॉन्ड, उसका जो एथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होता है, वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड से कंपनसेट हो जाएगा। तो दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे फिर अच्छे से, और बन जाएगा सोल्यूशन। और फिर सोल्यूशन बनने के बाद क्या होगा, जो बालू होगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा दोनों, क्योंकि इसके बीच में एथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल आ जाएंगे वाटर के, तो स्पेस बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों लिक्विड है। तो इस तरह से लिक्विड सोल्यूशन बन जाते हैं, लिक्विड के लिक्विड। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में वही कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो किसमें, लिक्विड में डिस्पर्स हो जाते हैं धीरे धीरे, और वो डिस्पर्स ही रहते हैं। ठीक, तो और एक चीज और है, जैसे आपका ये तो हुआ हमारा डिसोसिएशन या पोलर मॉलिक्यूल्स के सोल्यूशन बनने की बात। अगर नॉन पोलर है तो उसमें सोल्यूशन कैसे बनता है, नॉन पोलर है तो उसमें फोर्स काम करता है, दैट इज लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तो एक लंडन डिस्पर्सन फोर्स काम करता है किसमें, जो कोवैलेंट नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है उसमें। जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है उसमें एक लंडन डिस्पर्सन फोर्स काम करता है। लंडन डिस्पर्सन फोर्स इसलिए नाम है क्योंकि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फ्रिट्ज लंडन। फ्रिट्ज लंडन नाम के जर्मन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये बताया था कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक
लंदन डिस्पर्सन फोर्स काम करता है वो कैसे काम करता है। मान लीजिए आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपका इसमें प्रोटॉन है, बीच में न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड हो गए, मान लीजिए जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं आपके वो एक साइड हो गए, तो क्या होगा, ये डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल कैसे, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम सारे मॉलिक्यूल के साथ ऐसा होगा, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरह से अरेंज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आपका, इधर नेगेटिव चार्ज जितने भी हैं। तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, तो जो अट्रैक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। तो जब भी आप इसका कोवैलेंट बॉन्ड वालों का आप सोल्यूशन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका पेंटेन का हेक्सेन में सोल्यूशन आप बनाते हैं, तो क्या होगा, वो जो लंदन, क्योंकि वो एक दूसरे से कैसे अटैच है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस से अटैच है, तो आप जैसे पेंटेन को हेक्सेन में मिलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि जो लंदन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज है, ठीक है, तो क्या होंगे, जो पेंटेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे वो ब्रेक होना शुरू होंगे, और जो हेक्सेन के बीच में होंगे मॉलिक्यूल्स, हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वो भी ब्रेक होना शुरू होगा, वो भी कम होना शुरू होगा, तो फिर क्या होगा, दोनों के जो फोर्सेज हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज है, वो एक दूसरे को फिर कंपेंसेट करेंगे, नई डाइपोल्स बन जाएंगे पेंटेन और हेक्सेन के बीच में, और वो फिर मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे जो आपके उस तरह के सोल्यूशन बनते हैं। अब हमने यहाँ पे इतनी चीजें सीखी कि एक तो आपका जो सोल्यूशन बनता है आपका, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरा आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो आपका चलता रहता है अनलेस कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स आपको जो रेगुलेट करते हैं किसको, सॉल्युबिलिटी को। तो ये सॉल्युबिलिटी, जैसे मैंने बोला कि आयनिक बॉन्ड है तो ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी, या कोवैलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी, या फिर दोनों की अगर अब सोल्यूशन बनेगा कैसे, सोल्यूशन बनेगा जब दोनों की बॉन्ड एनर्जी, जो मतलब क्योंकि कोलिजन से बनना है, तो अगर जितना एनर्जी अगर सल्यूट के बॉन्ड को ब्रेक करने में चाहिए, ठीक है, उतना ही सॉल्वेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने में चाहिए, तो फिर आपका सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपका सल्यूट है उसको बॉन्ड ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जो कि सॉल्वेंट के कोलिजन से मिल नहीं रही है उसको, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका वो मिलेगा नहीं, वो उसका सोल्यूशन बनेगा नहीं, वो इम्मिसिबल रहेगा, अनस्टडी रहेगा। इसलिए आपका जो ऑयल है, जो उसमें लंदन फोर्सेज है वो ज्यादा है, और वो क्योंकि वाटर वाटर मालिक्यूल उसको कोलाइड करके तोड़ नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो नहीं मिलते हैं। अब इसके हिसाब से हम सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ये बता सकते हैं कि ये सॉल्युबल है या सॉल्युबल है, या स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो तीन चीजें होती हैं, सॉल्युबल, दूसरा इनसॉल्युबल, और तीसरा आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल, या फिर इसको ये भी बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, या फिर कभी कभी मॉडरेटली सॉल्युबल भी बोलते हैं, मॉडरेटली सॉल्युबल, ये तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये सॉल्युबल कैसे बोलते हैं, अब हमने जैसे बोला कि सॉल्युबिलिटी है वो एक लिमिटेड वॉल्यूम या 100 ml या 100 ग्राम में चेक करते हैं। तो अगर ये कोई भी सल्यूट जो है वो 10 ग्राम से ज्यादा, 10 ग्राम से ज्यादा मतलब मोर देन 10 ग्राम पर 100 ml और ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो आपका 10 ग्राम या उससे ज्यादा जो आपका सोल्यूट घुल रहा है आपके 100 ग्राम या 100 ml सॉल्वेंट में, तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं दिस इज सॉल्युबल। वो सॉल्युबल है या विलेय, हिंदी में बोलते हैं विलेय है, हिंदी वालों के लिए विलेय। सेम इंसॉल्युबल क्या है, अगर आपका 1 ग्राम या उससे कम, 1 ग्राम या उससे कम सॉल्यूट इज डिजॉल्व 1 ग्राम और लेस सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml
ऑफ सॉल्वेंट देन इट इज इनसॉल्युबल। स्पेसिफिकली सॉल्युबल क्या होता है, अगर ये, क्योंकि ये एक से कम है तो उसको हम इनसॉल्युबल बोल रहे हैं, 10 से ज्यादा है तो उसको सॉल्युबल बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके बीच में होगा। तो ये क्या होगा, 1 to 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या है, तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 1 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में है तो वो क्या है आपका स्पेरिकली सॉल्युबल या अल्प विलेय बोलते हैं इसको। अल्प विलेय, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प विलेय इसको बोलते हैं अविलेय। अगर 1 ग्राम से कम घुलता है तो उसको हम बोलते हैं ये अविलेय, क्योंकि घुल तो सारा जाता है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे देखिए अब नॉर्मली आपका जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल आपको पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलता है, लेकिन आप उसको कितने में अच्छे से सेपरेट कर लीजिए तो फिर, लेकिन उसमें उसकी महक आती है। क्यों? क्योंकि उसमें पेट्रोलियम के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। कैसे कि आप जैसे भी कोई डालेंगे, मान लीजिए जो नॉन पोलर आपका, नॉन पोलर जो आपके कंपाउंड्स हैं उसको पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल्स आपके उसमें चले ही जाएंगे। मान लीजिए आप पानी में आप पेट्रोलियम यहाँ डाल दीजिए सरफेस पे, तो तैरता तो है लेकिन थोड़ी बहुत मॉलिक्यूल तो इंटरेक्ट करेंगे ही, तो थोड़े बहुत मॉलिक्यूल तो चले ही जाएंगे। तो आप भले ही सरफेस का हटा दीजिए, बहुत अच्छे से हटा दीजिए, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल तो इधर रह ही जाएंगे। तो एक बार आप पानी में डाल दीजिए पेट्रोल, तो महक उसकी इसीलिए आती रहती है क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें मॉलिक्यूल्स रह ही जाते हैं। थोड़ा बहुत वो 1 ग्राम से कम वाला जो इनसॉल्युबल वाला भी है, तो 1 ग्राम से कम वाला तो उसमें आगे ही होता है। तो हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी, फिर से दोबारा सॉल्युबिलिटी पे आते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हमने देख लिए कि कैसे मिलियन बनता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that is dissolved in a known volume of solvent at a definite temperature and pressure। तो ये सॉल्युबिलिटी है आपकी। अब सॉल्युबिलिटी के हिसाब से चीजें हो सकती हैं क्या, एक तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है या अनसैचुरेटेड हो सकता है या फिर सुपर सैचुरेटेड हो सकता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब हो सकता है, सैचुरेशन का मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो मैक्सिमम अमाउंट, ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट घोल दिया ऑलरेडी। मान लीजिए आपका जो शुगर है वो आपका 200 ग्राम घुल सकता है पानी में और 100 ml ऑफ वाटर घुल सकता है। तो आपने अगर 200 ग्राम डाल दिया है पूरा का पूरा, तो दैट इज सैचुरेटेड। और अगर आपने 200 ग्राम से कम डाला है, 200 ग्राम से कम है, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड, मतलब अभी और उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है वो अनसैचुरेटेड है। ये तो हुई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात। इसको ऐसे समझिए कि आपकी एक लिफ्ट है, ठीक है, आपकी एक लिफ्ट है, उसमें आप मान लीजिए कि कितने लोग आ सकते हैं, 10 लोग, 12 लोग आ सकते हैं, 12 लोग आ सकते हैं मान लीजिए। तो अगर अभी 10 ही लोग हैं तो उसमें 2 लोग आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका 12 का 12 लोग हैं तो फिर क्या होगा, और लोग नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो कैपेसिटी फुल है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, किसी को बहुत लेट हो रहा हो, किसी को बहुत अर्जेंट हो, और भले ही 12 लोग हैं तो बोलेंगे भाई थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, तुम्हें ले चलो, तो उसमें क्या हो जाएंगे, एक आध लोग और घुस जाएंगे, 13 लोग हो जाएंगे। तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी आपकी, सुपर सैचुरेटेड। मतलब जो सिचुएशन है वो तो है ही है, उससे भी ज्यादा थोड़ा सा आ गया है। तो कुछ कुछ आपके केमिकल्स जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे सुपर सैचुरेशन की स्टेट शो करते हैं। जैसे आपका सोडियम एसीटेट है, ठीक है, सोडियम एसीटेट है, वो क्या करता है, 270 केल्विन पे, 270 केल्विन पे सुपर सैचुरेशन स्टेट में आ जाता है। तो उसमें बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे ही आप उसको कूल करेंगे, आप बहुत एक लिक्विड क्रिस्टल भी डालेंगे थोड़ा सा कूल करके, तुरंत बहुत सॉलिडिफाई हो जाता है वो सारा का सारा। तो ये, और एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक टनल, ठीक है, टनल है, इसमें गाड़ियां जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल जगह नहीं है, पैक्ड है। तो आप इसमें दूसरी गाड़ी तभी घुसा सकते हैं जब यहाँ से कोई गाड़ी निकलेगी, अदरवाइज यहाँ पे वेट करिए।
तो सेम वही सोल्यूशन के साथ है। ये मान लीजिए आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, मान लीजिए सॉल्वेंट जो टर्म है आपका सॉल्वेंट है। अब इसमें आप ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो आप जब भी यहाँ पे सॉल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, इधर से सॉल्यूट आपका निकलना चाहिए, मतलब वो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। जब प्रेसिपिटेट होगा तभी आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जरूर, अब देखिए यहाँ पे जो गाड़ी थी वो अंदर है, लेकिन क्या हो रहा है, ये गाड़ी यहाँ से चल रही है और ये यहाँ से निकल रही है। भले ही आप यहाँ से गाड़ी घुस रही है, यहाँ पे गाड़ियों की संख्या कांस्टेंट है, जो मालिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के आप वो आपके कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक स्टैटिक सिचुएशन सिचुएशन नहीं है। आप जब भी डालेंगे तो तभी डालेंगे जब गाड़ी उधर से निकलेगी, मतलब ये डायनेमिक है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, कि आप जब भी सॉल्यूट डालते हैं जो भी, तो वो घुलता रहता है, और जो सॉल्यूट वहां पे ऑलरेडी घुला हुआ है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। तो जितना सॉल्यूट आप डालेंगे उतना नीचे आता रहता है। तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी तीन सिचुएशन होगी, एक तो सैचुरेटेड, मतलब जो इसमें मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट है वो आ चुका है। दूसरा आपका अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में क्या है, अभी मैक्सिमम नहीं आया है और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड में क्या है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है उससे भी ज्यादा। तो ये तीन सिचुएशन होती हैं। और अब देखते हैं, ये तो हो गई आपकी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात। अब ये एक और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस कब बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दो चीजें होती है सॉल्यूशन बनने में, एक तो आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा आपका सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्ड वो ब्रेक होगा, और तीसरा आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड बनेगा। ये तीन सिचुएशन होगी सोल्यूशन बनने में। तो जो एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इसमें जो एनर्जी रिवॉल्व होगी, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो जो रिक्वायर्ड है वो अगर ज्यादा है तो फिर क्या बनेगा, एंडोथर्मिक। और अगर ये नीचे वाली ज्यादा है, एनर्जी रिलीज ज्यादा है, तो फिर क्या बनेगा आपका एक्सोथर्मिक, ठीक। और एक्सोथर्मिक सोल्यूशन का क्या यूज है, जैसे आपके कोल्ड पैक आते हैं, आपके कोल्ड पैक आते हैं ऐसे, जो इंस्टेंट चोट लगने पे ठंडा करने के लिए, तो आपके रखे रहते हैं हॉस्पिटल्स में। तो क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट भरा होता है, क्या भरा होता है, NH4NO3, और यहाँ पे एक आपका छोटा सा वाटर पाउच रहेगा, यहाँ पे आपका छोटा सा वाटर पाउच रहता है। तो जैसे ही आप इसको पंचर करेंगे वाटर पाउच को, क्या होगा, पानी इधर फैल जाएगा तो सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक सोल्यूशन बनता है, एंडोथर्मिक बनता है तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से ये गर्मी लेगा तो ये पाइप ठंडा हो जाता है इंस्टेंटली, तो ये इसमें काम आता है। नॉर्मली बाकी सारे सोल्यूशन बहुत सारे जो क्या होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं, तो दोनों का यूज है अपना अपना। अब हम बात करते हैं, क्योंकि बॉन्ड की बात बहुत हो गई, टेम्परेचर की बात हो गई, तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्बिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्बिलिटी। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, क्योंकि जैसा हमने बताया टेम्परेचर क्या करेगा, हेल्प करेगा। पहले एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वो कोलिजन से ही मिल रही है, अगर हम नॉर्मली बिना टेम्परेचर के बोल रहे हैं।
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी को और ज्यादा मिल जाएगी, तो जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, सोल्यूशन जल्दी बनेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जनरली क्या होता है, जो सॉलिड या लिक्विड के सोल्यूशन है, जो सॉलिड या लिक्विड के सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने करने के साथ बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर रखें इस तरह और इधर सॉल्युबिलिटी रखें, तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जो ये दिस इज नॉर्मल फिनोमेनन, कुछ कुछ एक्सेप्शन रहते हैं। जैसे कि आप लोग इस ग्राफ में देख रहे हैं, जो आपका ग्लूकोज है और या फिर आपका सोडियम एसीटेट है, तो वो दोनों सॉलिड क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर के साथ बहुत तेजी से, मतलब बहुत स्टीप सॉल्युबिलिटी उनकी बढ़ रही है। लेकिन अगर साथ साथ आप देखेंगे फिर सोडियम क्लोराइड है जैसे, या कि पोटेशियम सल्फेट है, वो थोड़ा वेरिएशन, मतलब धीरे धीरे उनकी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ में। लेकिन साथ में अगर लिथियम सल्फेट वाली लाइन देखें, तो वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ घट रही है। या फिर सोडियम सल्फेट वाली, डाई सोडियम सल्फेट वाली, वो भी लाइन आपकी नीचे आ रही है। तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ देखिए मोस्ट ऑफ दी सॉलिड्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ घट भी रहे हैं। तो इसलिए ये बताना कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ही, ऐसा कोई सिंपल रिलेशनशिप है नहीं। बट जनरली क्या है कि सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती ही है। अब आइए देखते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी। गैसेस की सॉल्युबिलिटी जैसा मैंने बताया कि टेम्परेचर के साथ कम होती है। तो इस ग्राफ में देखिए सारी गैसों की जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सबकी कम हो रही है सारे। तो ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी इसलिए कम होती है क्योंकि वो मॉलिक्यूल ऑलरेडी फ्री रहते हैं, लेकिन जब उनको गर्म करेंगे तो और ज्यादा उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो और ज्यादा स्केप हो जाएंगे। तो इसलिए सभी गैसेस की सॉल्युबिलिटी घटती है टेम्परेचर के साथ में। लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड की जनरली बढ़ती है, कोई कोई एक्सेप्शंस हैं जिनकी घटती है, अदरवाइज बढ़ती ही है। थर्मल पोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, क्योंकि समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, जनरली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसका जो पानी लेते हैं, उसे सी वाटर लेते हैं और फिर उसको रिलीज कर देते हैं समुद्र में। तो क्या होता है, वो पानी गर्म होता है क्योंकि कूलेंट एज ए कूलेंट यूज किया जाता है, तो गर्म पानी निकलता है। तो गर्म पानी निकलता है तो क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन जो घुली होती है, जो ऑक्सीजन घुली होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके नीचे जो जीव जंतु हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन घुली ऑक्सीजन से ही सांस ले रहे हैं, या फिर जो भी आपका उनका फोटोसिंथेसिस या जो भी रेस्पिरेशन का है, जो भी वो यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगी। तो वो जो उनका फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कम होने लगता है, तो फिर वो बहुत सारे मर जाते हैं, या फिर वहां पे आप देखेंगे माइग्रेट कर जाएंगे दूसरी जगह पे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा आप देखेंगे, जैसे जो पानी आप गर्म करते हैं बर्तन में, अगर आप हार्ड वाटर गर्म करिए, तो आप कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक गर्म कर रहेंगे तो उसमें एक सफेद लेयर जम जाती है। सफेद लेयर क्यों जम जाती है, क्योंकि आप गर्म करने से उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है। तो जनरली क्या होता है, जो हार्ड वाटर है आपका, हार्ड वाटर में क्या होता है, आपके बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वगैरह। तो उसमें क्या होता है आपका, मान लीजिए बाइकार्बोनेट आयन है, वो क्या होगा, गर्म करने पे आपका एक तो वो कार्बोनेट में बन जाएगा, कार्बोनेट आयन बन जाता है, ये पानी में रहेगा सब कुछ। प्लस आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा, और फिर आपका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें घुली रहेगी। लेकिन जब आप गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ये निकल जाएगी उसमें से। तो निकल जाएगी तो फिर ये जो इसका रिवर्स रिएक्शन है, ये मान लीजिए फॉरवर्ड है, इसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो फिर बाइकार्बोनेट बन नहीं आ पाएगा। तो बाइकार्बोनेट जनरली क्या है, वो आपका घुल जाता है, वो सॉल्युबल है वाटर में। लेकिन जब आपका ये कार्बोनेट बन जाता है, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, तो ये तो घुलेगा नहीं, ये इनसॉल्युबल है, क्योंकि इनसॉल्युबल रहता है। तो इनसॉल्युबल रहने की वजह से क्या होता है, वो लेयर पे डिपॉजिट होने लगता है। तो वही आप देखेंगे बर्तनों में वो इसकी लेयर होती है, जनरली ये डिपॉजिट, ये इंसॉल्युबल होने का भी एक फायदा है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो जलीय जंतु हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का घोल होता है, ठीक है, या आपके जो इंसॉल्युबल है कैल्शियम फास्फेट वगैरह की हमारी हड्डियां बनी होती है, अगर वो भी सोचे घुल जाए तो फिर क्या होगी, हड्डी नहीं बन पाएगी। तो इंसॉल्युबल होने का भी फायदा है। तो इस वजह से जो गैसेज जो है कम उसमें घुलने लगती है, सॉल्बिलिटी कम हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं। तो बाकी हम अब ये पढ़ लिया हमने टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, वो आप पढ़िएगा बुक में बाकी। और ये अब आगे हम पढ़ेंगे जो आपका प्रेशर का जो इफेक्ट है वो क्या होता है सॉलिबिलिटी पे। जनरली क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसको बहुत कम प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है उस पे। गैसेस के क्योंकि दूर दूर होते हैं तो उस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।